नमस्कार दोस्तों, छात्रों की मांग पर हम लोग एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि आपके आगामी प्रीलिम परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो पिछले एक वर्ष का जो कि स्थान प्लेसेस अक्सर आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो वहां से उन स्थानों को ज्योग्राफी थ्रू मैप यानी मानचित्र के माध्यम से उन स्थानों को हम लोग अंकित करेंगे और साथ साथ उसका अंतर्राष्ट्रीय यानी इसमें हर हफ्ते हम लोग 10-10 स्थानों को लेंगे और यह जो है आपके परीक्षा के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित 10 ये स्थान होंगे। इसी तरह से जो है आगे के जो सप्ताह में हम लोग प्रयोग करेंगे पिछले एक साल के 10-10 स्थानों को ज्योग्राफी थ्रू मैप के माध्यम से। तो यह जो है प्रयोग काफी सफल सिद्ध होगा आप लोगों की परीक्षाओं के लिए। तो आइए एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। पहला स्थान है ब्राजीलिया। अब ब्राजीलिया जो है ब्राजील की राजधानी है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण रहा खबरों में, यह स्थान क्यों चर्चा में है, इसके बारे में देखते हैं। तो ब्राजील की कैपिटल है और यहाँ पर यह मानचित्र में आप देख सकते हैं ब्राजीलिया कहाँ है। तो ब्राजील के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि ब्राजील की स्थिति क्या है, ब्राजील जो है इस तरफ अटलांटिक महासागर है, इस तरह घिरा हुआ है और इसके दक्षिण में आप देखते हैं तो अर्जेंटीना भी इसको स्पर्श कर रहा है, पराग्वे भी कर रहा है, यहाँ पर पराग्वे देख सकते हैं, उरुग्वे भी कर रहा है, बोलीविया कर रहा है, पेरू कर रहा है, कोलंबिया कर रहा है, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। तो इस तरह से इन देशों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्राजील का जो महत्वपूर्ण शहर है, इसका राजधानी शहर ब्रासीलिया, यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर रियो डी जेनेरो भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्राजील की सांस्कृतिक राजधानी है। यहीं पर आप देख सकते हैं क्यूरितीबा, ये भी महत्वपूर्ण शहर है, साओ पोलो महत्वपूर्ण शहर है। तो अब इसको हम खबरों से कनेक्ट करते हैं IR स्पेशल के तहत, अंतरराष्ट्रीय संबंध के तहत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ था और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राजीलिया जो है 2 बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। अभी तक 2009 से, याद रखेंगे, पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था BRICS, तो यह जो है देख सकते हैं B फॉर ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देशों का समूह है और यह सम्मेलन इन्हीं देशों में होते हैं, लेकिन किसी भी शहर को दोबारा मेजबानी नहीं मिली है। तो इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है कि ब्राजील ऐसा पहला शहर है इन ब्रिक्स देशों में जो कि 2 बार मेजबानी कर चुका है ब्रिक्स की। और ब्रिक्स यह जो है पहले इसको ब्रिक कहते थे, याद रखिएगा, BRIC। तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, तो यह 4 देशों का समूह हुआ करता था। 2010 में ही, याद रखेंगे, 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा और 2011 के सम्मेलन से साउथ अफ्रीका भाग लेना शुरू कर दिया। 2010 में भी ब्राजीलिया में ही हुआ था, याद रखेंगे इसको, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ब्राजीलिया 2 बार होस्टिंग किया, 2019 में भी मेजबानी किया था और 2010 में। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार का जो थीम है ब्रिक्स का, इस बार का थीम जो विषय है, नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, यानी इस बार के जो थीम विषय है अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है। जैसे पहला कथन दे दिया कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजीलिया में हुआ, दूसरा कथन देगा कि इसका मेन थीम था इन्वर्टेड कामा के अंदर नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। तो इस तरह से यह याद रखिएगा। और ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है
यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देश है यह 5। इसमें अगर देखा जाए तो इन संगठनों में दुनिया की 42% आबादी इन्हीं 5 देशों के अंतर्गत आती है। कुल विश्व की जीडीपी का 23% भाग है और साथ साथ व्यापार में 17% योगदान है। यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ब्रिक जो नाम था, सबसे पहले गोल्डमैन सैक के जो अध्यक्ष जेम ओ नील ने 2001 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? येकाटेरिनबर्ग में, रूस के महत्वपूर्ण शहर येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। और भारत भी अभी तक 2 बार मेजबानी कर चुका है। जैसे ब्राजील की यह तीसरी बार मेजबानी होगी। 2001 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के गोल्डमैन सैक एसेट मैनेजमेंट के जिम ओ नील ने ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखेंगे। और इस संगठन का कार्य क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आतंकवाद पर सभी लोग एक मत होकर चर्चा करेंगे। साथ साथ ब्रिक्स का लक्ष्य है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था, व्यापार, इन सब क्षेत्रों में एक समग्र विकास करने का लक्ष्य है। जो संगठन है 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, याद रखेंगे। तो इस तरह से भारत भी 2 बार मेजबानी किया है, 2012 में और 2016 में, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यह स्थान चर्चा में था। फिर इसमें मैंने मैपिंग भी आपको बताई कि ब्राजीलिया यहाँ पर स्थित है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यह विश्व का 5वां क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। यह महत्वपूर्ण स्थान था। अगले खबर की ओर या स्थान की ओर अगला है वेनेजुएला। यह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी कराकस है, वेनेजुएला। और यह भी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में तटीय देश है। इससे संबंधित अब ये चर्चा में क्यों रहा पिछले वर्ष, आइए देखते हैं। और अभी भी चर्चा में है क्योंकि यह आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं और यहाँ पर यह विश्व के प्रमुख खनिज तेल, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आइए मानचित्र में देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं वेनेजुएला है। इसकी राजधानी कराकस आप देख सकते हैं, यहीं पर है, एकदम अटलांटिक महासागर के तट के पास ही है। और यहाँ पर एक लेक है, झील है, इसको मराकाइबो लेक कहते हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील है। तो यह जो है वेनेजुएला तेल, मतलब इसकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, लगभग 96%, याद रखेंगे 96% यह जो है तेल के माध्यम से अर्थव्यवस्था को अपना साधन मानता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो 96% वह आश्रित है तेल के निर्यात पर। लेकिन यहां पर यह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जो इसका राजस्व है वह किससे है? याद रखेंगे तेल से। तो यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसी व्यक्ति को जूता अपना मरम्मत कराना है तो लाखों डॉलर रुपए लग जा रहे हैं उसको ठीक कराने में। तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और वेनेजुएला यहाँ पर विश्व सुंदरियों का भी इसे देश, यहाँ पर सबसे अधिक विश्व में सुंदरियां वेनेजुएला से ही हुई हैं। यहाँ की राजधानी मैंने बताया कराकस है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात भी यहीं है और निको नदी यहीं पर बहती है। उसी की सहायक नदी कायरो, उसी पर एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। और वेनेजुएला को आप देख सकते हैं कोलंबिया स्पर्श कर रहा है, जिसकी राजधानी बोगोटो है। ब्राजील भी कर रहा है, गुयाना कर रहा है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। और यह अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। और यहीं पर घास का मैदान पाया जाता है जिसे लानोस कहा जाता है, याद रखेंगे। और
यह जो है इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यूरोपीय संघ ने भी इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने भी बहुत सारे इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो यह राजनीति का शिकार देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो ये भी चर्चा में है, याद रखेंगे इसको। ये भी आपके प्रीलिम विशेष प्रश्न हो सकता है। अगला है स्थान कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है, आपको पता ही होगा। आइए मानचित्र में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर स्वीडन है, यह जो है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और यह बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर के एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है। और यह जो कोपेनहेगन है, यहाँ पर ये जो खबरों में रहा, क्यों रहा? C40 वर्ल्ड मेयर समिट यानी C40 वर्ल्ड मेयर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। और इसका उद्देश्य ही है कि प्रमुख शहरों, व्यवसायों और नागरिकों के वैश्विक गठबंधन का निर्माण करना। तो इसका जो है C40 नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले 2005 में जब यह सम्मेलन शुरू हुआ था तो 40 शहर इसमें भाग लिए थे। जैसे इस बार 90 से अधिक शहर, लगभग 96 शहर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसमें शहरों को बचाने के लिए, उनको जो है कह सकते हैं कि वहां पर जो जलवायविक परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं उसको ठीक करने के लिए इस बैठक में इन सब बातों पर चर्चा करते हैं ये शहर। तो ये C40 जो है मेयर समिट 9 से 12 अक्टूबर 2019 को, यानी 3 दिवसीय यह सम्मेलन है जिसमें शहरों के विकास, यानी किस प्रकार का विकास, कि वहां पर जो समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या या जलवायविक जो वहां पर गतिविधियां हो रही हैं, समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उन सब पर चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ही है इन शहरों के व्यवसाय को वैश्विक गठन का निर्माण करना, इसका उद्देश्य ही है। तो यह जो है कोपेनहेगन आप देख सकते हैं, यह स्थित है जीलैंड, याद रखेंगे यहाँ पर जीलैंड और अमगेर द्वीपों पर यह स्थित है। जीलैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित है जीलैंड, ये महत्वपूर्ण है, पूर्वी तट पर। जबकि अमगेर जो है वह अमगेर पे ही यह फैला हुआ है। और यह क्षेत्र कृषि उत्पादों, लौह एवं इस्पात के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे इसको। तो यह जो है डेनमार्क राजधानी शहर है, सबसे बड़ा शहर है, एक तरह से देखा जाए तो पोर्ट सिटी है, यह पत्तन नगर है। भारत की तरफ से शामिल होने वाले जो शहर थे वह दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु तथा कोलकाता, याद रखेंगे ये 4 शहर, दिल्ली एनसीआर इसमें शामिल था, साथ साथ जयपुर, बेंगलोर और कोलकाता इस सम्मेलन में शामिल थे। तो टोटल 96 शहर इसमें शामिल थे। 2005 से शुरू हुआ और C40 नाम इसको 2006 से ही दिया गया, क्योंकि शुरू में 40 शहर इसमें थे। तो इस तरह से आपके इसमें प्रश्न आ सकता है कि 3 दिवसीय था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसमें जो है यह कहाँ हुआ था। और ये बाल्टिक सागर में स्थित है, यह जो तटीय शहर कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और इसके पड़ोस में देखा जाए तो स्वीडन है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पर और भी देखेंगे, यह यूरोपियन कंट्री है, महत्वपूर्ण देश है। अब बात करते हैं, महत्वपूर्ण है व्लादिवोस्टक। इसका नाम सुना होगा, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक जाती है। तो ये व्लादिवोस्टक, आइए पहले मानचित्र में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रूस के एकदम पूर्वी बिंदु पर यह अवस्थित है। और यह पूरा सी ऑफ जापान आप देख सकते हैं, ईस्ट चाइना सी, प्रशांत महासागर के ही भाग हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यह रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है और एकदम पूर्वी बिंदु पर अवस्थित है। यहाँ पर 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच बैठक और 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, और ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये हर साल होता है। तो प्रशांत महासागर में पर रूस का सबसे बड़ा यह बंदरगाह शहर है व्लादिवोस्टक। और यह रूस का सुदूर पूर्वी ईस्टर्न पार्ट, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसको कह सकते हैं, पूर्वी भाग में अवस्थित है व्लादिवोस्टक। तो भारत के प्रधानमंत्री और
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच यह सम्मेलन में दोनों ने भाग लिया। और भारत और रूस पुराने सहयोगी हैं और दोनों ने आगे भी, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की बात की गई और दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। याद रखेंगे 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच बैठक कहाँ हुई? व्लादिवोस्टॉक में। और यह 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो कि हर वर्ष होता है। यह महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। यह स्थान चर्चा में रहा, इसको याद रखेंगे। उत्तरी समुद्री रूट, नॉर्दर्न सी रूट, इसको NSR कहा जाता है। तो यह जो है मानचित्र में आप देख सकते हैं NSR, नॉर्दर्न सी रूट, योकोहामा रोटरडम। तो ये योकोहामा कहाँ है? देखिए जापान में है, प्रशांत महासागर में, यानी जापान का यह महत्वपूर्ण शहर है। ये आप देख सकते हैं सीधा ये जा रहा है। योकोहामा जो रूट है 13,700 किलोमीटर। रोटरडम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूरोप में है शहर। फिर ये इससे होते हुए स्वेज कैनाल, साउदर्न सी रूट, योकोहामा टू रोटरडम, यानी इधर से जाते हैं ये। तो दोनों तरफ से, यानी योकोहामा टू रोटरडम 20,900 किलोमीटर और इधर से जो है 13,700 किलोमीटर है ऊपर से जाने में। तो ये उत्तरी समुद्री तट, इसको नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है। तो रूस ने परमाणु संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर यूराल लॉन्च किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पॉइंट देखिए कि भारत के लिए भी अवसर है, क्योंकि भारत के रूस के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो इस मार्ग का लाभ भारत भी उठा सकता है। आर्कटिक में बहुमूल्य संसाधन, पेट्रोलियम, खनिज, हीरे, डायमंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम, गैस, अन्य खनिज संसाधनों का इसे खजाना कहा जाता है आर्कटिक क्षेत्र को। और रूस के इस क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह उत्तरी समुद्री जो रूट है, यह अटलांटिक महासागर से प्रारंभ शुरू होकर के सुदूर पूर्वी क्षेत्र तक जाता है और इस मार्ग में प्रशांत महासागर, रूस का आर्कटिक क्षेत्र, समुद्री तट जिसमें बेरेंट सी वगैरह ये सब देख रहे हैं ना आप, अमेरिका है तो बेरेंट सी सागर। तो इस NSR, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी समुद्री रूट का महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है, आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया का 20% अनदेखा, अभी जबकि खोजा नहीं गया है, 20% तेल और गैस है। यहां संभवतः 412 बिलियन बैरल तेल के बराबर तेल और गैस भंडार हैं। तो इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस मार्ग को, या एक तरह से देखा जाए तो जो यूराल है, यह आइस ब्रेकर, यह जहाज महत्वपूर्ण है। तो परमाणु संचालित यह जहाज है और इसके साथ साथ दो और हैं, उसका नाम है आर्कटिका। इसको 2020 में शामिल करने की बात की गई है। इसी तरह से सिबिर, उसका साइबेरिया से सिबिर पड़ा है, याद रखिएगा साइबेरिया, ये 2021 में। और यूराल जो है ये याद रखेंगे, इसे 2022 में परिचालित होने की संभावना इसकी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। योकोहामा टू रोटरडम इधर से अगर जाएंगे, अब यह जो है ये जैसे मरमांस्क रूस का, तो आर्कटिक क्षेत्र, तो ये साल भर इधर से देखिए तो खुला रहता है यह रूट। और यह जो है यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र में कुछ समय के लिए जो है बर्फ जम जाती है, तो इसीलिए आइस ब्रेकर यूराल का प्रयोग किया जाएगा और इस तरह से इस मार्ग को साल भर के लिए खोला जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यह प्रीलिम में आपके हेल्प कर सकती है, आपकी मदद कर सकता है यह स्थान। अगला है कुरील द्वीप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रूस के सखालिन ओब्लास्त प्रांत में स्थित ज्वालामुखी द्वीप समूह है। आइए मानचित्र में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस के सखालिन, यह ओकोटस्क सी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो कुरील आइलैंड यह रूस का पार्ट है,
ये जो सबसे बड़ी समस्या है, यह 70 वर्ष पुरानी, यानी उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, तो सोवियत संघ और जापान में जो है यह 70 वर्ष से चला आ रहा विवाद अभी समझौता समाप्त नहीं हुआ। तो यह जो चर्चा में है, जैसे देखिए इतुरूप, कुनाशिर, सिकोटन और हबोमाई, इन चारों पर जापान अपना अधिकार क्षेत्र हासिल करना चाहता है। वो बोलता है कि इन चारों, ये जो कुरील का जो दक्षिणी द्वीप है, क्योंकि कुरील में टोटल देखा जाए 56 द्वीपों का यह समूह है, तो इसमें से इन 4 जो दक्षिणी द्वीप हैं, इस पर जो है आधिपत्य या इस पर अपना अधिकार जापान जताता है, लेकिन रूस इसकी सिरे से नकार देता है कि नहीं, यह हमारा ही पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान द्वारा किया गया, लेकिन सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में रूस द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया था। तो जापान इस पर, इन चारों जो द्वीप हैं, इस पर अपना बात करता है, लेकिन रूस जो है इसको मना कर देता है कि ये उसका भाग है और रूस ने कब्जा भी कर लिया है। तो 70 से अधिक वर्षों के पारित होने के बावजूद इस विवाद ने समाधान को फिर से टाल दिया है। और ये चर्चा में क्यों रहा? तो वहां के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष रूस के मेडवेडेव, इस कुरील द्वीप पर उन्होंने यात्रा की, जिसका जापान ने सिरे से जो है नकारा और उस पर विरोध किया। उन्होंने विरोध जताया कि यह विवादित द्वीप पर उन्होंने क्यों यात्रा की, मेडवेडेव ने, यह ध्यान रखिएगा। तो इन चारों क्षेत्रों को याद रखिएगा, इन चारों पर जापान बोलता, तो ये चारों महत्वपूर्ण है कुरील के साथ साथ, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग लेबनान, ये चर्चा में क्यों रहा, ये भी देख लिया जाता है। लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत है, यहाँ आप देख सकते हैं लेबनान बेरूत राजधानी है। इधर इसके भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के पूर्वी, हाँ, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, और लेबनान के क्या कहेंगे, पश्चिमी तट, और भूमध्य सागर का पूर्वी भाग, हाँ, तो इस पर जो है स्थित है। इसको सीरिया स्पर्श करता है, यानी उत्तर पूर्व, और दक्षिण में इजराइल स्थित है। तो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। तो यहाँ नागरिक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो ये नागरिक विरोध क्यों हो रहा था पिछले वर्ष नवंबर 2019 में? क्योंकि सरकार ने आर्थिक संकट की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रकार के टैक्स लाए। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा, व्हाट्सएप कॉल। तो व्हाट्सएप कॉल, जो पहला व्यक्ति जो कॉल करेगा उस पर 5 सेंट, तो इसका जो वहां की सरकार ने बहुत सारे टैक्स लगाए, जिसकी वजह से वहां के लोगों में नागरिक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पहली व्हाट्सएप कॉल, जो व्हाट्सएप किसी से व्हाट्सएप कॉल पे बात करेगा, तो उसको 20 सेंट देना पड़ेगा। तो इस वजह से वहां के स्थानीय नागरिकों ने विद्रोह कर दिया, और भी कई चीजों पर उन्होंने टैक्स लगाया जो वहां के नागरिकों को कबूल नहीं था। इस वजह से जो है इस पर नागरिक विरोध प्रदर्शन लेबनान में चल रहे हैं। खासकर नवंबर में यह महत्वपूर्ण घटना के रूप में आया, और वहां के लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन, याद रखेंगे, माइकल आउन ने कहा कि इन प्रतिबंधों और वित्तीय नाकेबंदी की वजह से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो लेबनान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जैसा कि हमने बताया कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित, इसके उत्तर एवं पूर्व में सीरिया है, जिसकी राजधानी दमिश्क है, दक्षिण में इजराइल है। यहाँ पर 60% मुस्लिम आबादी है, जिसमें शिया और सुन्नी लगभग दोनों बराबर पाए जाते हैं, और साथ साथ 38% यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ की जो राजभाषा है वह अरबी भाषा है, याद रखेंगे। 1943 में यह फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। 41 में प्रक्रिया शुरू हो गई थी, घोषणा कर दी थी फ्रांस यहाँ से हटने की, और 43 में जो है मान्यता मिली। तो 43 में कह सकते हैं कि यह फ्रांस से अलग हुआ। लेबनान का इजराइल के साथ 2006 में युद्ध भी हुआ था,
तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये भी चर्चा में है, तो ये आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कहाँ अवस्थित है, इस तरह से मैपिंग आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। और यहाँ तो लगभग हर साल यह क्षेत्र बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं सेंसिटिव जोन है। इन क्षेत्रों से लगभग आपके प्रीलिम परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8वां महत्वपूर्ण है स्थान बिरजीत यूनिवर्सिटी फिलिस्तीन, यानी बिरजित यूनिवर्सिटी फिलिस्तीन में। यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, लेबनान है, इजराइल है। इसमें जो फिलिस्तीन का जो 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं, रामल्ला और गाजा पट्टी, यह फिलिस्तीन का पार्ट है। पहले खबर पे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत ने फिलिस्तीन इंडिया टेक्नो पार्क के निर्माण के लिए $3 मिलियन जारी की है किस्त। ये जो फिलिस्तीन इंडिया टेक्नो पार्क की स्थापना की जा रही है, यह बिरजित यूनिवर्सिटी के पास ही है। तो इस निर्माण के बाद पार्क फिलिस्तीन में सूचना और प्रौद्योगिकी, खासकर आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करेगा। आईटी एक हब बन जाएगा और इस तरह से आईटी संबंधित यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं को यहां से रेगुलेट करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इसको $3 मिलियन की तीसरी किस्त जारी की है। तो इस तरह से भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंध अच्छे होंगे। और वर्ष 2017 में, ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 2017 में इस पार्क को IASP, याद रखेंगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क। तो वर्ष 2017 में यानी इस पार्क को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क एंड एरिया ऑफ इनोवेशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। और याद रखेंगे, फिलिस्तीन में भी अरबी भाषा बोली जाती है। इसकी जो आधिकारिक राजधानी है यरूशलेम है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं जेरूशलम। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो रामल्ला और गाजा पट्टी। तो इस राज्य में गाजा पट्टी शामिल है और जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। तो भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता। 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की यात्रा भी किए थे। ऐसा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में समस्याएं लगातार बनी ही रहती हैं। अब आते हैं 9वां जो स्थान है, घूमर और अल बकौरा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं आप कि अल बकौरा उत्तर में है और इसे जौफर भी कहते हैं, अल घूमर को। तो यह जॉर्डन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो पहले इनकी एक एक पहले चर्चा कर देते हैं। तो ये जो इसको अल घूमर को जोफर भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह जॉर्डन के दक्षिण पश्चिम, आप देख रहे हैं ना, ये जॉर्डन है, इसकी राजधानी क्या है, अम्मान है। तो दक्षिण पश्चिम प्रांत अकाबा में 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, सीमावर्ती क्षेत्र है। और यह मृत सागर यानी डेड सी के दक्षिण में अवस्थित है। और यह अल बकौरा, इसकी क्या अवस्थिति है, यह जॉर्डन के उत्तर में इरबिद, उत्तरी भाग के इरबिद प्रांत में अवस्थित है। करीब इसका, याद रखेंगे, 6 वर्ग किलोमीटर का यह सीमावर्ती इलाका है। क्योंकि इधर आप देख सकते हैं यह क्षेत्र इजराइल का क्षेत्र है। और यह जो अल बकौरा क्षेत्र है, कह सकते हैं कि अतिग्रहित फिलिस्तीन क्षेत्र के उत्तर में स्थित किनरेट झील के दक्षिण में स्थित है। ये याद रखेंगे इसको। तो यह चर्चा में क्यों है, अब आते हैं खबर पे। तो जॉर्डन ने 25 साल पुराने एक ऐतिहासिक समझौते से हाथ खींच लिया है, जिसमें इजराइल के किसानों को 2 भाग यानी अल घूमर और अल बकौरा में खेती करने की जो अनुमति मिली, जो कि इजराइल द्वारा पट्टे पर, लीज पर ली गई थी। तो 1944, याद रखिएगा, 1994 में
यह समझौता हुआ था इजराइल और जॉर्डन के बीच में। अब जॉर्डन कह रहे हैं, जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय, याद रखिएगा, इन्होंने जो है कहा कि ये जो इजराइल के से 2 सीमावर्ती इलाकों की लीज अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। और यह शांति समझौता 1994 में हुआ था, ये याद रखेंगे। तो इजराइल, ये इस वजह से यह चर्चा में है। ये दोनों शहर को याद रखिएगा, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है। ये भी इसी क्षेत्र, मैंने इसीलिए कहा कि लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, ये क्षेत्र आप लोगों के खासकर यूपीएससी प्रीलिम परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनको आप नजरअंदाज नहीं करिएगा। इनसे संबंधित जितने भी समसामयिक घटनाक्रम है पिछले 1 वर्ष के, इनको जरूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गोलन हाइट्स, इसको गोलन की पहाड़ियां कहते हैं। यहां पर देख सकते हैं लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और इजराइल है। तो ये जो है गोलन हाइट्स, यह 1800 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो यह जो चर्चा में है क्यों? तो गोलन हाइट्स को इजराइल ने 1967 में सीरिया से युद्ध के 6 दिन चला था ये युद्ध के दौरान इसे अपने कब्जे में कर रखा है अब तक। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1967 में सीरिया से जब्त किए गए गोलन हाइट्स पर आधिकारिक रूप से इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है। तो इसलिए यह भी पिछले वर्ष 2019 की खबर है, चर्चा में खूब हुआ था, काफी देश इसका विरोध भी किए थे। हालांकि आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इजराइल और अमेरिका के संबंध पूरे जग जाहिर हैं। तो ये जो गोलन हाइट्स है ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। 1967 में 6 दिन की युद्ध में इसको सीरिया के हाथों ले लिया था और यह 1800 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से सीरिया जो बोलता है कि करीब 1200 किलोमीटर क्षेत्र में इसका कब्जा है इजराइल का, और कुछ भाग पर सीरिया और वहां के स्थानीय जो विपक्ष हैं वह लोग इस पर अपना अधिकार जताते हैं। ये गोलन हाइट्स, इसके दक्षिण में यारमोक नदी है, याद रखिएगा, यारमोक नदी। यह बेसाल्टिक पठार है एक, याद रखिएगा गोलन हाइट। और इसकी सीमा देख रहे हैं, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन, 3 देशों से इसकी सीमा बन रही है। नीचे आप देख सकते हैं सी ऑफ गैलीली भी है, जॉर्डन नदी, ये महत्वपूर्ण है, रिफ्ट घाटी से भी संबंधित है ये। तो यहां आप देख सकते हैं कि इससे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गोलन हाइट्स की महत्ता क्या है, इसका सामरिक महत्व क्या है। आप देख सकते हैं कि 3 देशों से यह घिरा हुआ है। इसलिए तो यहाँ पर मानचित्र में अगर आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे सीधे सीधे आप लोगों से आ जाएगा गोलन हाइट्स निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करता है। तो इस तरह से मैपिंग के थ्रू प्रश्न भी आएगा और साथ साथ ये भी देगा कि 1967 के युद्ध के बाद से सीरिया का जो यह क्षेत्र था गोलन हाइट का, इस पर इजराइल का कब्जा था, जिसको पिछले वर्ष या हाल ही में, जैसे प्रश्न बनेगा कि हाल ही में जो है अमेरिका ने इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी। तो इस तरह से कथन बनेंगे, तो इन तरह से प्रश्न को के उत्तर को देने में आसानी होगी अगर ये आप मानचित्र के माध्यम से करेंगे। तो इस तरह से हम इसके पहले सीरीज में 10 स्थानों के लिए 10 स्थानों को लिया और आगे की सीरीज में भी इस तरह से हम करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके परीक्षा के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों।